370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। 1000 योजनाओं और परियोजनाओं की दी सौगात। तो जॉब कार्ड बांटे गए। स्टार्टअप से जुड़े 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी और एमएसपी कानून जाति जनगणना को लेकर सिफारिश करेंगे लागू। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में लगा दिग्गजों का मेला। एक मंच पर दिखे कई राज्यों के कद्दावर नेता। मध्य प्रदेश और राजस्थान के डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्री पहुंचे यूपी। केजरीवाल को कोर्ट का समन। शराब नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 8वीं बार बुलाया, लगाई नहीं। शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू करेगी सीबीआई। कोलकाता हाई कोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने कल कस्टडी सौंपी। स्पेनिश महिला ने से गैंगरेप केस में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सहायता के लिए क्या एसओपी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, आज शाम करीब 4:30 बजे बैठक होनी है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो फिलहाल ये अहम बैठक, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आज शाम 4:30 बजे ये मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 4:23 पर यह कैबिनेट की अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो कई अहम बिंदुओं पर, प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो इस लिहाज से ये कैबिनेट की बैठक और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, इस लिहाज से बेहद अहम। प्रवेश इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, कैबिनेट की बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्या कुछ अहम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए लगभग 4:30 बजे के आसपास जो है बीजेपी दफ्तर में बताया जा रहा है कि केंद्रीय मोदी की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसकी बैठक है। बैठक में विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि चर्चा जो है लोकसभा चुनाव को लेकर बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह जो है जम्मू थे और उसके बाद जो है वो वापस दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के बाद वो फिर से असम के दौरे पर निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा की दूसरी लिस्ट की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको निकालना है, उस पर भी चर्चा करनी है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है इस समय पूरी तरीके से जो बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर खुद ही जो है अपने हाथ में कमान संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समय कम है और उस पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद वो असम के दौरे पर भी निकल जाएंगे। जी, असम दौरा, इसके बाद कैबिनेट की इस बैठक के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के अलावा क्या अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर कोई खास जानकारी और कौन कौन इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकता है? देखिए, कैबिनेट की बैठक में विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह साथ में होंगे, जेपी नड्डा होंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है फेरबदल की बात सामने आ रही है। कुछ हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ बदलाव करने की रणनीति पर चर्चा करें, क्योंकि ये बैठक जो है कैबिनेट की विशेष रूप से मैं आपको बता दूं ये आनन फानन में बुलाई गई है, जल्दबाजी में बुलाई गई है। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि कुछ नया करने के मूड में है शायद प्रधानमंत्री मोदी। हो सकता है कि कुछ फेर बदल करने के मूड में है अभी, लेकिन इसके सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ये बैठक हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अनुमान है वो सीधे तौर पर सटीक होगा। बिल्कुल प्रवेश, ये कहा जाए कि कुछ अहम बिंदु हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक संपन्न हो जाएगी इसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस लिहाज से कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है। बदलाव और कुछ फेरबदल की आशंका जरूर जताई जा रही है और
कैबिनेट की ये बैठक और इसके बाद असम के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 4:30 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल ने बुलाए इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। शाम करीब 4 बजे दिल्ली में ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। कैबिनेट मीटिंग बिजली पर लगातार सब्सिडी को लेकर ये मीटिंग रखी गई है और अगले साल मिलने वाले सब्सिडी पर फैसला लिया जाएगा। तो सीएम आवास पर केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये इमरजेंसी मीटिंग तो करीब 4 बजे यह इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। कैबिनेट की अहम मीटिंग सब्सिडी को लेकर, तो बिजली सब्सिडी को लेकर अहम फैसला हो सकता है इस मीटिंग के दौरान। सीएम आवास पर ही केजरीवाल ने यह बैठक बुलाई है। तो बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर ये अहम मीटिंग है कैबिनेट की और अगले साल मिलने वाली सब्सिडी पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। इसको लेकर कोई फैसला निकलकर सामने आ सकता है। 4 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी। बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर ये मीटिंग बेहद अहम। करीब 4 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। इमरजेंसी मीटिंग है कैबिनेट की और इसको लेकर बिजली सब्सिडी को लेकर अहम चर्चा की जा सकती है इस बैठक के दौरान। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। तो बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर यह अहम बैठक, अगले साल मिलने वाले सब्सिडी पर चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट मीटिंग में और कोई फैसला निकलकर सामने आ सकता है। 4 बजे शुरू होगी ये मीटिंग। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग सीएम आवास पर ही आयोजित की गई है। तो अगले साल सब्सिडी को लेकर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। 4 बजे इस मीटिंग की शुरुआत। तो बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर ये बैठक फिलहाल इमरजेंसी बैठक बेहद अहम कैबिनेट की मानी जा रही है, क्योंकि अगले साल मिलने वाली सब्सिडी पर कोई खास फैसला निकलकर सामने आ सकता है। इस इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में 4 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी सीएम आवास में और ये इमरजेंसी आनंद फानन में ये मीटिंग रखी गई है।
इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग ये रखी गई है, दिल्ली के सीएम ने सीएम आवास में ही ये मीटिंग रखी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और कहीं ना कहीं बार बार वो समन को नकार पहुंच रहे हैं, लेकिन ईडी चूंकि जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है, उससे पहले तुरंत जो है आनन फानन में जो है अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट को बुलाया है, विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुझे तो मैं कहूँ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आशंका पूरी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये है कि अगर ईडी के समझ गए तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। यही वजह है वो इसको लेकर लगातार चिंता में है। वो कहीं ना कहीं एक नई योजना बनाने के लिए पूरी तरीके से कहा जाए तो इस बैठक में चर्चा करने के, और इसके साथ साथ विशेष रूप से बता दूं जो लोकसभा के जो कुछ उम्मीदवार अभी आमंत्रित है उसकी चर्चा करनी है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रवेश। तो अगले साल बिजली की सब्सिडी को लेकर भी अहम बैठक में चर्चा होगी और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को भी लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। बढ़ते आगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बात करते हैं धारा 370 समाप्त, अब विकास की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आज दौरे पर हैं और दोपहर करीब 12 बजे के करीब श्रीनगर पहुंचे और पीएम श्रीनगर के बख्शिया स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया और पीएम मोदी ने करीब 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए, साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंचे और इससे पहले 2019 में कश्मीर आए थे और यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। तो 370 हटने के बाद आज खुली हवा में सांस ले पा रहा है जम्मू कश्मीर। इस बात का जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और रैली और कश्मीर वासियों के लिए अनेक योजनाओं को लॉन्च किया। बढ़ते आगे, बात करते हैं एससी सम्मेलन अंबेडकर को नमन। दिल्ली से अहम खबर, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दिग्गजों का मेला लगता हुआ नजर आ रहा है और एक मंच पर दिखे कई राज्यों के कद्दावर नेता। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के कद्दावर नेता नजर आए। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम समेत यूपी में 4 मंत्री नजर आए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा और जेपी नड्डा ने आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। एससी मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित किया। आगरा में अनुसूचित जाति सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दिग्गजों का मेला लगता हुआ, यानी कि चुनावी जो प्रचार प्रसार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और एक मंच पर दिखे कई राज्यों के कद्दावर नेता। आगरा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने आयोजित किया ये कार्यक्रम और अनुसूचित जाति महासम्मेलन को जेपी नड्डा का संबोधन। तो इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। जिस तरीके से आगरा में अनुसूचित महासम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े कद्दावर नेता एक मंच में जुटे। मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिप्टी सीएम समेत यूपी में भी 4 मंत्री दौरे पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम।
और इस दौरे के दौरान एससी मोर्चा के कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे, जनसभा को संबोधित भी किया। तो हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली और जिस तरीके से नए सारथी भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यक्रमों में नजर आए। बढ़ते आगे, अमरोहा से खबर सामने आ रही है। शिव भक्तों से भरी प्राइवेट बस में लगी भीषण आग। प्राइवेट बस में शॉर्ट सर्किट वजह निकलकर सामने आई है, जिसके चलते ये आग लगी। तो फिलहाल बस में सवार शिव भक्तों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे थे ये शिव भक्तों का जत्था। बस में सवार 35 शिव भक्तों की बामुश्किल जान बची। तो मुश्किल से बची जान। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। वालीपोरा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। शिव भक्तों से भरी प्राइवेट बस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, जिसके चलते ये आग लगी। फिलहाल गनीमत ये रही कि किसी भी शिव भक्त को ये इस हादसे का शिकार नहीं हुए। किसी तरह बामशक्कत कूदकर अपनी जान बचाई। अमरोहा से संवाददाता शिरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शिरब, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के वालीपुर गांव के पास का है, जहां पर जो है रात लगभग 35 शिव भक्तों ने जो है वो एक बस को किराए पर लिया था, जिससे कि वो सभी लोग जो है हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है उसमें जो शिव भक्तों ने उसमें बैठना शुरू किया, उसके कुछ ही देर के बाद में शॉर्ट सर्किट से ही उसमें प्राइवेट जो बस थी उसमें आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी तो उसमें चारों ओर को लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। इससे पूरी तरह से जो शिव भक्त थे उनमें हड़कंप मच गया और उन्होंने किसी तरह से अपनी कूद कर, किसी ने खिड़कियों में से तो किसी ने शीशे में से बचकर निकलकर अपनी जान बचाई। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल शिरब, आपको बता दें शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, किसी भी जनहानि की खबर नहीं है। जो शिव भक्त इस बस में सवार थे वो फिलहाल कूदकर अपनी जान बचाई है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ के खैर विधानसभा से विधायक रहे प्रमोद गौड़ ने वर्तमान सांसद को बीजेपी से टिकट देने का विरोध किया है और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को पत्र लिखकर सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर गठबंधन में सांसद को बीजेपी ने टिकट दिया तो वो पार्टी से इस्तीफा देकर खुद चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ आरोप लगाए पूर्व विधायक और आरएलडी नेता ने, सुनाते हैं आपको। अगर इनको यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो उस परिस्थिति में मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव इनके विरुद्ध लड़ूंगा, सतीश गौतम के विरुद्ध। आम आदमी पीड़ित है और मैं खैर विधानसभा से विधायक रहा हूँ। आज भी ब्लॉक प्रमुख मेरी पुत्रवधू है, बेटा भी मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा है निर्विरोध, और पत्नी भी रही है और मैं भी रहा हूँ। खैर से मेरा लगाव है। खैर में स्थिति इनकी ये है कि अन्य समाज तो छोड़ो, ये ब्राह्मण समाज में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। वजह ये है कि ये जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं विरोधी दल का था, तो ये मेरे घर पे आए और मुझसे इन्होंने आर्थिक सहयोग मांगा। मैंने इन्हें 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया। दोबारा जब चुनाव लड़ने आए तब भी मेरे पास आए आर्थिक, तब भी मेरे से आर्थिक सहयोग 1 लाख रुपए लेके गए। इसके बावजूद इन्होंने मेरी हत्या की साजिश में पूरा इनका सहयोग रहा है। खैर में आपने देखा होगा, सुना पहले भी, 2022 में संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू, जो कुख्यात अपराधी है और जो आज हिस्ट्री सीटर है, तो 21A उसकी हिस्ट्री सीट है, उसके द्वारा बदमाश बुलाकर मेरी और मेरे बेटे की, दिवाकर गौड़ की, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उसकी हत्या की साजिश कर दी। मौके से बदमाश पकड़े गए और बदमाशों के द्वारा पूरा का पूरा ये राज खोल दिया गया। फिर इनको गिरफ्तारी हुई। साक्ष्य के रूप में ऐसा है कि जो करवन नदी सरकारी है, वो करवन नदी को पटवाने का काम, और जो 1 रुपए की चीज है वो 30 रुपए की, मतलब जिस जमीन के लिए रास्ता ना हो, वो करवन नदी का पाट कर वो रास्ता अपनाया गया और वो सांसद जी ने किया। ये उसका लोकार्पण है और ये लेटर पैड है उनका, ये लेटर पैड है, ये उनका लोकार्पण का। नहीं, मैं देखिए किसी पार्टी को, अपने नेता को, जहां मैं जिस दल में हूं, उनको धोखा नहीं दे रहा। मैं उनको बता के चल रहा हूं, उनको बता के चल रहा हूं कि ये परिस्थिति है। जो व्यक्ति मेरी जान को खतरा बना हुआ, जिसने मेरी जान लेने वाले व्यक्तियों को पूरा सहयोग राजनीतिक रूप से दिया हो, ऐसी स्थिति में पहले जान है, बाद के बाद में कोई राजनीति है, बाद के बाद में कोई चीज है। मेरी जान, मेरे बेटे की जान, उससे ज्यादा कोई मतलब चीज नहीं हो सकती। हाँ, विधायका के सामने आपने देखा, वायरल वीडियो हुई है, आंखों देखी है उनको किस तरह से वो कर रहा था। ये एक महिला के साथ मतलब आम आदमी नहीं कर सकता। जल्लूस में आप देखिए इस तरह से हाथ डालना, इस तरह से महिलाओं को दबोचना, ये सब चीजें जो है ना, हम जैसे मतलब जो एक सांसद पद पर रहने वाला व्यक्ति, ये उसकी गरिमा के अनुकूल है। खबरों में वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड के देहरादून का, जहां पर नारी शक्ति कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वो पुरुषों से कहीं कम हो, और पुरुषों से हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। चाहे वो आज घर का काम हो, युद्ध का मैदान हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, या सिनेमा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मुझे ये कहते हुए आज प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक मातृशक्तियों के कार्यक्रम में गया हूं, जिस प्रकार आज उनकी प्रदर्शनियां लगती हैं, जिस प्रकार से वो अपने उत्पाद बनाती हैं, और दुर्गम गांवों में भी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार देने का काम कर रही हैं। अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, क्योंकि हमारी
जो मातृशक्ति है उसके पास कौशल की कोई कमी नहीं है और यही कौशल अब उनको और उनके परिवारों को स्वरोजगार, रोजगार और आर्थिक शक्ति प्रदान कर रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण 2014 में आपने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, विशेषकर हमारी गरीब महिलाओं के लिए, बैंक में खाते उनके नहीं होते थे, आप सबको पता है, इन सब खातों को खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके कारण से वो आत्मनिर्भर बनी और हमारी जो बहनें थी उनकी परेशानी को अगर किसी ने समझा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके निराकरण के लिए काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। करीब 23 करोड़ जो हमारी महिलाएं हैं पूरे देश के अंदर, उनके जनधन के खाते खोले गए, उनको बैंकों से जोड़ा गया, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, तमाम प्रकार के जो मिलने वाली योजनाएं हैं, उनकी धनराशि सीधे सीधे बैंक के माध्यम से, उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आई। आज वित्तीय स्वावलंबन का क्षेत्र हो, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण सेवा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास सेवा, शिक्षा से उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने का प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह से आगे बढ़ाए जाएंगे, उनको गति प्रदान की जाएगी। आज उज्ज्वला योजना हो, हर घर से नल जल जीवन की मिशन हो, शौचालय का निर्माण हो, ये सभी कार्य आज इसके उदाहरण हैं। अगर मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे यह बताया गया है कि आप सब प्रातःकाल 9-9 बजे से घर से निकले हुए हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे तो उत्तराखंड के सीएम को आप सुन पा रहे थे, जो नारी शक्ति को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, दिल्ली से हम खबर आपको बता दें, सीटों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस की ये बैठक बेहद अहम। शाम करीब 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीटों को लेकर चर्चा होगी और अलग अलग प्रदेशों की सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर और सीटों को लेकर अब चिंतन और मंथन में जुट चुकी है और जल्द ही कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। तो खासतौर पे अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो कांग्रेस की नजर आ रही है। फिलहाल काफी लेट लतीफी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली से अहम खबर। शाम 6 बजे करीब कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन, अलग अलग प्रदेशों की सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो दिल्ली से अहम खबर, सीटों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव की ये बैठक, लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। रुक करते हैं अगली खबर का। ईडी का फरमान अब विधायक इरफान, क्योंकि इरफान पर शिकंजा कसता हुआ ईडी का नजर आ रहा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी छापेमारी का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सपा विधायक
इरफान पर फिलहाल ईडी का शिकंजा और विधायक हसन रूमी ने उठाए सवाल। चुनाव के समय हो रही इरफान पर छापेमारी, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं हसन रूमी की तरफ से। इरफान के समर्थन में आए सपा विधायक हसन रूमी। तो ईडी छापेमारी पर बड़ा अपडेट, ईडी की छापेमारी से खड़े हो रहे सवाल। तो आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी का शिकंजा। विधायक इरफान सोलंकी के घर में ईडी की रेड सुबह से लगातार चल रही है। इरफान के घर में छापेमारी, तो कटर मशीन से लगातार छापेमारी और जांच पड़ताल और तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस छापेमारी को लेकर सपा विधायक ने सवाल उठाए हैं। देखिए, अभी मैं सो के उठा हूँ, मुझे पता चला कि इरफान सोलंकी के घर बहुत पुलिस फोर्स है। पता किया तो पता चला कि ईडी के लोग आए हैं और वो छापा मार रहे हैं। और कहाँ से कौन सा इनपुट मिला ये मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ भी ईडी के बारे में नहीं मालूम था। इरफान ऑलरेडी जेल में है और उसके मुकदमे में फैसला आना 14 तारीख को। तो ये बस आपके आने से 2-4 मिनट पहले मैं सो के उठ पाया हूँ और ईडी आई है और ये चुनाव का टाइम है और चुनाव के समय ईडी का आना और जिसके लिए आई है वो जेल में होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर। बढ़ते आगे, इसी बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से अहम खबर आपको बता दें। बरेली से इस वक्त की अहम खबर, तिहरे हत्याकांड में 8 लोगों को फांसी की सजा। 8 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 2014 में आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था और इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। छमार हसीम गैंग ने घर में घुसकर इस घटनाक्रम को हत्याकांड को अंजाम दिया था। आईटी के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की हत्या की गई थी। डकैती के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। ज्वेलरी खरीदने वाले सर्राफा को उम्र कैद की सजा। बारादरी थाने के सुरेश शर्मा नगर में ये हत्याकांड हुआ था। 2014 का ये मामला। बरेली से अहम खबर, तिहरे हत्याकांड को लेकर सजा का ऐलान। 8 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो आईटी के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की हत्या की गई थी। लूट के इरादे से घुसे इन डकैतों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था और 2014 के इस मामले को लेकर ये फैसला न्यायालय का सामने आया है। ज्वेलरी खरीदने वाले को भी सजा और बारादरी थाने में सुरेश शर्मा और साथ ही 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। शानू इस खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता बरेली से। शानू, 8 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। देखिए सोनी, निश्चित तौर पे आज 2010 में हुए निर्मम हत्याकांड के मामले में जो है परिजनों को न्याय मिला है और बरेली में करीब 8 लोगों को फांसी की सजा और एक जो कि सुनार था, सर्राफा था, उस पर जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र का था। करीब 2010 के समय की बात है, जिसमें आयकर विभाग का जो इंस्पेक्टर होते हैं वो पीलीभीत में तैनात थे और जब वो परिवार से दूर थे अपनी ड्यूटी के दौरान, जब उन्होंने घर पे फोन किया तो फोन नहीं लगा, तो इस बात पे वो कहीं ना कहीं टेंशन हुई और उन्होंने जब देखा तो पता लगा कुछ देर बाद कि वहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये छहमार गैंग नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये गैंग एक अलग तरीके से काम करता था और इसका खुलासा बरेली पुलिस काफी महीनों बाद कर पाई थी। इसमें ये जो पहले महिलाओं को घरों में भेजते थे, भीख मांगने के लिए पहले ये घरों में भेजे जा करता थे, फिर ये रैकी करके जो है घर में घुसते थे और डकैती के बाद ये जो है परिवार को जो है मौत के घाट उतार देते थे। तो फिलहाल सोनी, जिस तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उस पर लोगों का भरोसा जो है बरकरार है और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल। अब इस मामले को लेकर 2014 का ये घटनाक्रम, इसको लेकर कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, क्या कुछ असंतुष्टि निकलकर सामने आई?
देखिए सोनी, बिल्कुल अभी तक की जो बात की जाए तो जो आयकर विभाग के इंस्पेक्टर थे, जिनके परिवार की जो माँ और भाई और जो भाभी थी, वो जिनकी मौत हुई थी, उनके जो वो परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे परिजन जो घर से जिनकी हत्या हो गई वो बड़ी बात है, लेकिन आज जो है जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत सराहनीय है। फिलहाल 8 लोगों को फांसी की सजा और एक जो सुनार है जो उनसे डकैती का माल खरीदता था और जो सोना खरीदता था, उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल बरेली पुलिस जो है अब इनको जेल भेजने का काम करेगी, उसके बाद इनको जो है फांसी दी जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2014 का ये मामला जहां पर 13 हत्याकांड को इस गैंग ने अंजाम दिया था और अब इसमें संलिप्त 8 अपराधियों पर को लेकर ये सजा का ऐलान हुआ है, फांसी की सजा, और जो ज्वेलर्स था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं सीएनजी में राहत, दाम में गिरावट। चुनाव आयोग इस महीने में किसी भी क्षण देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसी बीच आम लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। वो है सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम तक की कटौती होना। महंगाई के जमाने में सीएनजी के दाम में ये कटौती लोगों को पूरे महीने में बड़ी राहत की उम्मीद देती है और सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड MGL ने सीएनजी के दाम में करीब 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती में राहत देने की उम्मीद जताई है और 73.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। MGL मुख्य तौर पर देश की आर्थिक राजधानी में सीएनजी की सप्लाई और बिक्री करती है। MGL ने मंगलवार देर शाम को एक बयान जारी कर सीएनजी के दामों में कटौती की जानकारी दी है और साथ ही बताया कि गैस की प्रोडक्शन लागत में कमी आई है, जिसकी वजह से सीएनजी की कीमत में कटौती की गई है और नई कीमतें 5 मार्च की देर रात मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगी और प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आने की वजह से आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी सीएनजी के दाम घटने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी बीच चुनाव की घोषणा भी होना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात करते हैं ममता गई हार, चप्पलों की बौछार। कौशाम्बी की खबर, एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को अर्धनग्न कर लाठी, डंडे और लात और घूसों से पीटा। 80 साल की बुजुर्ग मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शौच से अपने कपड़े खराब कर दिए और इस बात से गुस्साए बेटे ने मां को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई। एक कलयुगी बेटा अपनी मां को अर्धनग्न कर डंडे और लातों घूसों से पीटता नजर आया और कसूर सिर्फ इतना कि शौच से अपने कपड़े खराब कर लिए और इसी घटना से गुस्साए इस शख्स ने इस तरीके का कदम उठाया। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है और इस घटना को चरवा थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव की ये घटना बताई जा रही है और यहां की रहने वाली बुजुर्ग चंद्रा 80 साल की हैं, जिनके बेटे ने अर्धनग्न कर पिटाई की। तो कौशाम्बी की ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जो रिश्तों को शर्मसार कर रही है। ये बेटा है जो 80 वर्ष की बुजुर्ग मां पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है, डंडों और लात और घूसों से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। महज सिर्फ बात छोटी सी कि शौच से कपड़े खराब हुए, जिसकी वजह से ये कदम उठाया।
और इसी बीच सरगुजा से खबर सामने आ रही है। सरगुजा से अहम खबर आपको बता दें, 2 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। मैनपॉट ने नर्मदापुर में हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों का आतंक, 2 हाथियों के उत्पात से ढहा एक मकान। तो गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया हाथियों ने। और हाथियों के उत्पात की वजह से एक मकान ढह गया। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 हाथियों के जोड़ों ने उत्पात मचाया, गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। सरगुजा से अहम खबर सामने आ रही है, वन विभाग के लोगों को अलर्ट किया गया। बढ़ते आगे, राहुल गांधी पहली बार न्याय यात्रा लेकर रतलाम पहुंचे और 7 रुंडा से राहुल गांधी के काफिले का जिले में प्रवेश हुआ। खुले जीप में राहुल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक कांतिलाल भूरिया भी साथ रहे। मंदसौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन आदि के जो नेता हैं वो काफिले के पीछे रतलाम पहुंचे। उनके वाहन के पीछे दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ शहर में रोड शो भी हुआ। सैलाना पहुंचा ये रोड शो। महू रोड और संबोधन के दौरान गांधी स्थानीय माइक व्यवस्था से परेशान नजर आए और पहले तो वॉलंटियर नहीं होने की वजह से धक्का मुक्की की भी स्थिति नजर आई और माइक तक छीना झपटी यहां पर नजर आई। और यही माइक जब राहुल गांधी को थमाया गया तो उनके संबोधन के दौरान भी माइक 3 बार बंद हुआ और गांधी को कहना पड़ा कि आप सभी लोग शांत होकर सुने, ये माइक बहुत अच्छा नहीं है। बढ़ते आगे, अनुराग नायडू के हत्या प्रकरण में फरार गैंगस्टर शातिर बदमाश 10,000 रुपए का इनामी छोटू चौबे जिला टीकमगढ़ के ग्राम खरगुरपुरा में पकड़ा गया है। कुख्यात बदमाश को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचाया गया और इसे जेल भेजा गया। और सूत्रों की माने तो ऐसा आरोपी कुछ राजनीति या सपोर्ट भी इसे दिया जा रहा था, जिसके कारण ये फरार चल रहा था। पुलिस ने सरगर्मिया से इस आरोपी को पकड़ा और कोर्ट के समक्ष पेश किया है। अलग अलग प्रकरणों में इसके मामले दर्ज थे और जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लड़कों की टीम बनाकर किसी भी घटना को अंजाम देता था। लगातार कई महीनों से फरार चल रहा था और जिसमें पुलिस की मुहिम के कारण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और तथ्यों की जांच कर रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, पूर्व डीजीपी एक बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से अहम खबर, आरके विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। यूपी के डीजीपी रह चुके हैं आरके विश्वकर्मा। तो रिटायरमेंट के 1 साल बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 साल तक सूचना आयुक्त रहेंगे आरके विश्वकर्मा। लखनऊ से अहम खबर, 3 साल तक का ये कार्यकाल। यूपी के डीजीपी रह चुके हैं आरके विश्वकर्मा। रिटायरमेंट के 1 साल बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसी के साथ देश के बाद में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।